हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रक्त। रक्त यानी ब्लड या रुधिर, उर्दू में से क्या कहते हैं, लहू कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे या आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे किसके बारे में, खून के बारे में, रक्त के बारे में, जो क्या है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, हम ले चलते हैं आपके अपने टॉपिक पर जिसका नाम है रक्त। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त। रक्त क्या होता है ना, कैसे बना होता है, इसकी संरचना क्या होती है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है और ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, आज पूरा हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों, तो रक्त क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है ना। किस फॉर्म में पाया जाता है तो बताओगे, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का ये तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का मतलब होता है लिक्विड। किस फॉर्म में पाया जाए, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाए। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाए। और संयोजी का मतलब होता है दोस्तों, संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिंग, है ना, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। और टिश्यू, ऊतक का मतलब क्या होता है दोस्तों, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो लिक्विड एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो यानी ये काम क्या करता है, पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, तरल संयोजी ऊतक। ये क्या होता है, एक गाढ़े रंग का होता है, गाढ़े कलर का होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है। और इसका रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। रंग क्या होता है इसका, लाल, है ना। देखो सब लोग, अब ये बताओ, ये बताओगे कि इसका रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, है ना। कोई पूछे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो क्या बताओगे, इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में क्या कहते हैं दोस्तों, HB से लिखते हैं। तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा होता है। और क्या होता है दोस्तों, चिपचिपा होता है। और किस रंग का होता है तो बताओगे, लाल रंग का होता है ना। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है, रक्त, है ना। सब लोग टेस्ट किए होंगे रक्त, है ना। तो इसका स्वाद कैसा होता है, हल्का नमकीन होता है और क्षारी भी होता है ना। हल्का नमकीन होता है दोस्तों, और क्या होता है, क्षारी होता है। पीएच मान इसका क्या होता है, पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है इसका पीएच मान, 7.4। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सोरेंसन, है ना, पीएच की खोज किसने की थी तो पूछ ले तो क्या बताओगे, सोरेंसन ने की थी। यानी कहने का मतलब है ये पैमाना होता है कहां से, 1 से 7 और 7 से लेकर दोस्तों 14 तक। तो 7 से नीचे वाले क्या कहलाएंगे, अम्ल। और जिनका मान 7 रहेगा वो लवण कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। जिनका मान 7 से ज्यादा होता है दोस्तों वो क्षार कहलाते हैं। यानी जिनका स्वाद क्या हो, कसैला हो, वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाते हैं। और जिनका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, अम्ल कहलाते हो। जिनका स्वाद क्या हो, नमकीन हो, उन्हें क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। तो इनका पीएच मान कितना होता है रक्त का, 7.4। अब ये पूछ लिया जाए कि रक्त की मात्रा कितनी होती है शरीर में, है ना। रक्त की मात्रा शरीर में कितनी होती है दोस्तों, तो ये अलग अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है, पुरुषों में अलग होती है ना। तो हम लोग जान लेते हैं पुरुषों में इनकी, पुरुष में 5.5 लीटर से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है दोस्तों। कितने लीटर, 5.5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। और महिलाओं में कितना पाया जाता है, 5 लीटर। यानी महिलाओं में कहने का मतलब आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है ना। आधा लीटर रक्त क्या होता है, महिलाओं में कम पाया जाता है। गांव घर में कहते हैं ना, ज्यादातर कहावत क्या कहते हैं कि जो औरतें होती है क्या कहती रहती हैं कि हमारा खून उबलता रहता है। क्या कहती रहती हैं, कहती है ना कि खून क्या रहता है, हमारा उबलता रहता है अगर तुम कुछ गलत करते हो तो इसलिए इनका खून क्या हो जाता है, कम ही रहता है ना। ऐसा साइंटिफिक रीजन हम बाद में बताएंगे आपको वीडियो में कि क्यों कम रहता है, पहले जनरली देख लो। तो कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अभी हमने जिक्र किया है ना।
हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब देखो इसकी पुरुष में मात्रा कितनी होती है, तो 14 ग्राम होती है 1 डेसीलीटर में। 1 डेसीलीटर में कितनी होती है, 14 ग्राम। महिलाओं में कितना होता है, 1 डेसीलीटर में 13 ग्राम होता है ना। 1 डेसीलीटर में और महिलाओं में जो होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 13 ग्राम, और पुरुषों में कितनी होती है, 14 ग्राम। अब देखो क्या होता है, जब आप लोग लेने जाते हो क्या ब्लड रिपोर्ट, है ना, तो वहां पर लिखा रहता है इस प्रकार का, देखो जब हम लोग ब्लड रिपोर्ट लाते हैं तो वहां लिखा रहता है 14 ग्राम डीएल, है ना, ये लिखा है 13 ग्राम डीएल। अब देखो होता क्या है, ब्लड रिपोर्ट लेकर आते हो, लिखा है 9 ग्राम, क्या लिखा है, 9 ग्राम प्रति डीएल, है ना। और कहीं कहीं लिखा रहता है जैसे 6 ग्राम प्रति डीएल। अब देखो रिपोर्ट देख के कह देता है डॉक्टर कि तुम्हारे अंदर कितने ग्राम, कहीं कभी कभार कहता है कि 6 ग्राम खून बचा है, क्या बचा है, 6 ग्राम, और पेशेंट तुरंत क्या हो जाता है, घबरा जाता है कि हमारे अंदर केवल 6 ग्राम खून बचा है ना। तो ये बताता है क्या, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब देखो 1 डेसीलीटर होता है कितना है, लगभग कितना, 1 ढक्कन समझ लो, है ना। 1 ढक्कन जो होता है उतना होता है 1 डेसीलीटर। उसमें कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो महिलाओं में 13 ग्राम होना चाहिए, पुरुषों में 14 ग्राम होना चाहिए। अब रिपोर्ट लेकर आते हो तुम, उसमें दिखाई देता है कि 6 ग्राम है, तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हो कि हमारे अंदर क्या है, 6 ग्राम खून बचा है ना। तो क्या हो जाता है, खून की कमी बता दिया जाता है। तो वास्तव में किसकी कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और लेकिन हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है। जैसे ही रक्त की कमी होगी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, एक बात और आपको बता दें, अस्पताल में जाओगे तो 350, है ना, 350 ग्राम को क्या कहते हैं, 1 यूनिट, क्या कहते हैं, 1 यूनिट ब्लड। 350 ग्राम को क्या कहते हैं, 1 यूनिट ब्लड कहते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे शरीर में पुरुष में लगभग 14 यूनिट रक्त होना चाहिए, और महिलाओं में कितना यूनिट रक्त होना चाहिए, लगभग 13 यूनिट, है ना। अब कह दिया, ये कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या बचा है, केवल 4 यूनिट ब्लड बचा है। कितना यूनिट, 4 यूनिट, है ना। 4 यूनिट ब्लड बचा है तो रोगी क्या हो जाएगा, मूर्छित होने लगेगा, बेहोश हो जाएगा, है ना। अगर यही आपका ब्लड कितना बचे दोस्तों, 2 यूनिट, कितना बचे, 2 यूनिट, है ना, तो क्या हो जाएगी, रोगी की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रोगी की डेथ हो जाएगी, है ना। रोगी जो आपका क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। 350 ग्राम को 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड चढ़ाया नहीं जाता अस्पताल में, तो एक बोतल जो होती है वो आपकी 350 ग्राम की होती है, तो उसे क्या कहते हैं, 1 यूनिट ब्लड कहते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी हीमोग्लोबिन की। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये लगभग शरीर का, है ना, शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, तो क्या बताओगे, 7 से 8% होता है। कितना होता है, 7 से 8% होता है। शरीर के भार का कितना होता है, 7 से 8% होता है। कहने का मतलब है अगर यदि कोई व्यक्ति 1 कुंटल का है, कितने का है, 1 कुंटल, कहने का मतलब 100 केजी का है, तो उसके अंदर कितना रक्त होगा दोस्तों, तो 10% इसका निकाल लो, कितना निकाल लो, 10% निकाल लो, तो कितना आएगा, 10 किलो, कितना आएगा, 10 किलो रक्त रहेगा, है ना। आगे हम लोग समझ लेते हैं, फिर से सुन लो। रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, तो हल्का गाढ़ा होता है और लाल रंग का होता है। पीएच मान 7.4 होता है ना, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों में क्या होता है, अलग अलग, पुरुषों में होता है 5.5 से 6 लीटर रक्त, तो महिलाओं में क्या होता है, 5 लीटर लगभग होता है, ठीक है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, या 14 यूनिट कह सकते हो या 13 यूनिट कह सकते हो। और शरीर के भार का कितना होता है, 7 से 8%। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं नॉर्मली इसका कार्य क्या होता है, फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किससे मिलकर बना है आपका रक्त, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, शरीर के ताप का क्या करना,
संतुलन करना, है ना। जो शरीर होता है हमारा, कितना होता है मनुष्य के शरीर का ताप, तो बताओगे आप कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, या बताओगे कितना, 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना, ये ताप होता है। अब डॉक्टर के पास जाते हो तो फ़ारेनहाइट वाला लिखे रहता है, कहता है कितना, 98.6 फ़ारेनहाइट है, और तुम लोग क्या कहते हो कि हमारे अंदर कितना बुखार था, 101 डिग्री। तो डिग्री ये है दोस्तों, डिग्री ये है ना, ये फ़ारेनहाइट में होता। अगर 101 डिग्री हो जाएगा ताप तुम्हारे शरीर का, तो शरीर तुम्हारा जल जाएगा, है ना। तो फ़ारेनहाइट में नापता है, ठीक है। तो ये देखो कैसे ताप का संतुलन कैसे बनाए रखता है। अब सुनो ध्यान से, तो जो आपका रक्त होता है ना, ये क्या करता है, पोषक पदार्थ, जो हम लोग भोजन खाते हैं, तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, पाचन वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पोषक पदार्थ कहां पर आ जाते हैं, रक्त में आ जाते हैं। और रक्त कहां पर ले जाता है, कोशिका में ले जाता है दोस्तों। कहां ले जाता है, कोशिका में। और कोशिका के अंदर क्या होता है दोस्तों, शोषण होता है। शोषण होता है यानी दहन की क्रिया होती है। तो दहन की क्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊष्मा का। इसलिए हमारे शरीर का ताप लगभग कितना बना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सांस बंद हो जाती है और हृदय की जो गति है वो भी रुक जाती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है दोस्तों। जो ये नसें होती हैं शरीर की, इनमें रक्त का लगातार प्रवाह होता रहता है। तो जैसे ही क्या हो गई, डेथ हो जाती है, तो रक्त का प्रवाह क्या होगा दोस्तों, रुक जाएगा, और जिसके कारण क्या होगी, हाँ, श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी, यानी ऊष्मा का निर्माण शरीर के अंदर नहीं हो पाता है, और शरीर क्या होने लगता है, बिल्कुल हाँ, ठंडा पड़ने लगता है। ठीक है। तो रक्त का काम क्या है, शरीर के ताप का नियमन करना, यानी शरीर के ताप को बनाए रखना, बरकरार रखना। कितना रखना, 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, देखो सांस ले रहे हैं, ऊष्मा निकल रही है ना, तो टेम्परेचर हमारा क्या है, चालू है। अब देखो अगर प्रैक्टिकली हम लोग क्या करें, ये जैसे हमारा हाथ है, ध्यान से समझो, इसको ऐसे ऐसे रगड़ते रहे, है ना, ऐसे ऐसे रगड़ते रहे, देखो हमारा हाथ गर्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा ब्लड शरीर में लगातार बहता रहता है ना। तो इसीलिए ताप क्या रहता है, बनाए रखता है शरीर का। अब देखो पोषक पदार्थों का परिवहन, ये बता चुके हैं हम लोग। जो हम लोग खाते हैं, है ना, जो भी चीजें, उनसे पोषक पदार्थ मिलता है। पोषक पदार्थ कहाँ मिल जाते हैं बताओगे, रक्त में मिल जाते हैं। और रक्त क्या करता है, विभिन्न अंगों तक ले जाता है। अगली बात ये आ गई, गैसों का भी परिवहन करता है। कौन, तो बताओगे कौन परिवहन करता है, तो रक्त परिवहन करता है। एक प्रकार से दोस्तों ये जो आपका रक्त है ना, ये पूरा क्या कर रहा है, रोडवेज का काम कर रहा है, सभी को ले जा रहा है, ढोने का काम कर रहा है ना। तो गैसों का परिवहन, अब पूछोगे गैसों को कौन कौन गैसों को ले जाता है दोस्तों, तो O2 और CO2 को ले जाता है ना। क्या करेगा, देखो जो आपका फेफड़ा है, फेफड़ा क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। फेफड़ा क्या करेगा, रक्त को शुद्ध करेगा, यानी रक्त में क्या मिला देता है, ऑक्सीजन मिला देता है। अब रक्त क्या करेगा, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाएगा। शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन लग जाएगा, रक्त ले जाएगा। रक्त इसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों में क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी। CO2 को फिर से लाएगा रक्त, कहां पर, फेफड़े में ले आएगा, है ना। फिर से सुनो, होता क्या है, जो आपका रक्त है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन युक्त, हाँ, फेफड़ा, सुनो ध्यान से समझा देते हैं। जैसे ये फेफड़ा है आपका, श्वसन वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। फेफड़ा क्या करेगा, रक्त में क्या मिला देगा दोस्तों, ऑक्सीजन मिला देगा। रक्त में क्या मिला देगा, ऑक्सीजन मिला देगा, कौन, फेफड़ा। अब रक्त क्या करेगा, ऑक्सीजन को कहां ले जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में। कहां ले जाएगा दोस्तों, विभिन्न अंगों में। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, विभिन्न अंगों में किसका निर्माण होगा, तो बताओगे CO2 का। किसका निर्माण होगा, CO2 का। अब CO2 को कौन लाएगा भाई, फेफड़े के पास, है ना। फिर रक्त ले आएगा, किसके पास, फेफड़ों के पास। फिर रक्त लाएगा यहाँ पर, किसके पास, फेफड़ा जो है आपका, उसके पास फिर से लाएगा आपका रक्त, क्या लाएगा, CO2 को, है ना। यानी फिर से सुनो, क्या करता, फेफड़े के पास से ले जाता है O2 को, फिर फेफड़े के पास ले आता है किसको, CO2 को। इसका काम है। जो आपका फेफड़ा है, यानी फेफड़ा क्या है, एक प्रकार का टंकी है, जिसमें क्या होता है, वायु इकट्ठा होती रहती है ना, वायु कोष्ठ है। वहां पर क्या करेगा, ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन को ले जाएगा शरीर के विभिन्न अंगों में और CO2 को क्या लाएगा, फिर फेफड़े में लाएगा, फिर फेफड़े से O2 को ले जाएगा, फिर फेफड़े में CO2 को लाएगा। तो यह है इसका गैसों के परिवहन का कार्य। आगे देख लेते हैं हम उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, है ना, जैसे आपका यूरिन हो गया, है ना, यूरिन हो गया आपका उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, पाचन के पश्चात जो आपके अपशिष्ट पदार्थ बचे हुए हैं उनको उत्सर्जी अंग तक कौन ले जाएगा, कहां तक, उत्सर्जी अंग तक। तो उत्सर्जी अंग कौन होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। उत्सर्जन तंत्र में किडनी, तो किडनी तक ले आता है कौन, तो बताओगे रक्त, है ना, रक्त ले आएगा कहां तक, उत्सर्जी अंग तक। किनको लाएगा, और उत्सर्जी पदार्थों को लाएगा। कौन लाएगा, रक्त ले आएगा। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, किडनी है आपका जैसे, है ना। अब किडनी क्या करेगी, और इन उत्सर्जी पदार्थों में से, है ना, क्या करेगी, किडनी रक्त को छानेगी। छानने का काम करती है कौन, किडनी। और किडनी क्या करेगी, रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे आपकी यूरिया हो गई, है ना, और यूरिक अम्ल हो गए, लैक्टिक अम्ल हो गया आदि जो है अपशिष्ट पदार्थ, उनको किडनी छान के क्या करेगी, बाहर कर देगी और रक्त को फिर से क्या कर देगी, भेज देगी। कहे कि अब तुम जाओ, है ना, रक्त को क्या कहेगी, अब तुम जाओ, यहां से तुम्हारा काम हो गया है ना। तो सुनो ध्यान से फिर से, रक्त का काम क्या है, पहली बात तो है शरीर के ताप का संतुलन बनाए रखना। फिर दूसरा काम क्या है इसका, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, यानी जो हमारे न्यूट्रिशन है उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। तीसरा काम क्या है इसका, तीसरा काम है इसका उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ यानी जो अपशिष्ट पदार्थ बचे हुए हैं दोस्तों, उनको कहां तक ले जाएगा, उत्सर्जी अंग तक ले जाएगा। तो बताओगे उत्सर्जी अंग कौन होता है, तो उत्सर्जी अंग होता है क्या, किडनी, है ना। यहां तक ले जाएगा कौन, रक्त ले जाएगा उस अपशिष्ट पदार्थों को, फिर किडनी क्या कर देगी, रक्त से ले लेगी अपशिष्ट पदार्थों को, फिर से रक्त को वापस भेज देगी। तो ये है दोस्तों यहां तक की कहानी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रक्त की संरचना क्या होती है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की कहानी हम बताते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो रक्त है वो कैसे बना है, यानी रक्त की संरचना क्या है। जो आपका खून है किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, रक्त एक लिक्विड फॉर्म और एक अणु, है ना, एक अणु और एक लिक्विड फॉर्म। तो जो आपका रक्त होता है वो द्रव और ठोस से मिलकर बनता है। यानी कहने का मतलब है जो आपका रक्त है उसमें ठोस भी होता है और क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है। कुछ भाग द्रव अवस्था में पाया जाता है रक्त के अंदर, तो कुछ कणों के रूप में पाया जाता है। दोस्तों जो कणों के रूप में पाया जाएगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रुधिर अणु, यानी रुधिर माने रक्त, अणु माने कण, है ना, रक्त के कण। और दूसरी अवस्था क्या है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा यानी द्रव अवस्था में पाया जाएगा, द्रव, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा। ठीक है, द्रव अवस्था में जो पाया जाता है रक्त के अंदर वो होता है प्लाज्मा, यानी 55% द्रव अवस्था से मिलकर बना है तथा 45% अणु यानी ठोस की अवस्था से आपका खून जो है बना है। तो जो आपका द्रव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जो अणु होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। फिर से ध्यान से समझो, जो आपका रक्त है वो क्या है, 55%, लगभग 55% द्रव से मिलकर बना है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और लगभग शेष 45% कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कणिकाएं कहेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग प्लाज्मा क्या होती है। तो जो द्रव अवस्था है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा में लगभग कितने % जल पाया जाता है, तो बताओगे 90%। कितने % जल पाया जाता है, प्लाज्मा किससे मिलकर बनी है, 90% जल से बनी है। और इसमें लगभग 7% प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने %, 7% प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रम्बिन और कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसमें लवण कितने होते हैं, 0.9% लवण पाए जाते हैं तथा ग्लूकोज आपका 0.1% पाया जाता है। प्लाज्मा किससे बनी है, तो बताओगे किससे, 90% तो ये जल से बनी है।
तथा प्रोटीन से मिलकर बनी है, 7% प्रोटीन से मिलकर बनी है क्या आपकी प्लाज्मा। अब देखो होता क्या है प्लाज्मा के अंदर 90% जल है और 7% प्रोटीन है और कुछ भाग क्या है, हाँ और कुछ भाग आपके लवण है और ग्लूकोज है। अब देखो होता क्या है, जो आपके रक्त यानी प्लाज्मा से अगर क्या निकाल दिया जाए, फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाए, किससे, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल दो तो प्लाज्मा आपकी क्या कहलाएगी, सीरम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीरम। ध्यान से समझना है ना, ध्यान समझना। सीरम क्या है, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में बच्चों। तो जब आप क्या कर दो, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल दो तो क्या बन जाएगी आपकी, हाँ ये फाइब्रोनोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगी, सीरम। और इसी सीरम है ना, सीरम जांच के लिए भेजा जाता है। विभिन्न बीमारियों के जो ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें जो ब्लड भेजा जाता है दोस्तों, तो कौन सा भाग भेजा जाता है, सीरम। सीरम कैसे होता है, इसमें से आप प्रोटीन निकाल दो, प्लाज्मा से प्रोटीन निकाल दो तो सीरम बन जाएगा दोस्तों। और सीरम को क्या करते हैं, टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ये हल्के पीले रंग का होता है। जब प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो इसका भाग क्या हो जाता है, एकदम कुछ हल्का, एक पहले गाढ़ा रहता है फिर एकदम क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है द्रव। ठीक है, अब इसकी बात हम लोग कर लें, कणिकाओं की बात कर लें। तो कणिकाएं जो हैं ये देखो कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। एक लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरी श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरी प्लेटलेट्स, है ना। तो कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, यानी अणु कितने प्रकार के रक्त में पाए जाएंगे, तो बताओगे 3 प्रकार के। कौन कौन, हाँ लाल रुधिर कणिकाएं जिनका टेक्निकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, इनका WBC का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, है ना। यानी कितने प्रकार की होती है कणिकाएं, 3 प्रकार की, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स। अब एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं तथा इनका काम क्या होता है, कैसे इनकी संरचना होती है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाएं आकार में कैसे होती, गोल होती हैं, है ना। इस प्रकार से गोल होती है, बीच में हल्का चपटी होती हैं। इनके अंदर देखो लाइसोसोम जो होता है नहीं पाया जाता है और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। किनके अंदर, हाँ RBC के अंदर। तो कौन कौन नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं है। पेपर में पूछेगा कि लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। अगला है हमारा, इनमें क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। और क्या पाया जाए इनमें, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग क्या होता है, लाल होता है। अब इनका जीवन काल क्या होता है, तो लगभग 120 दिन का होता है। यानी ये क्या होता है, 4 महीने का होता है इनका जीवन काल। कितने महीने का, 4 महीने का लगभग। जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं हैं केवल क्या होते हैं, एक मौसम तक ही टिक पाती हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। और तो पुरुषों में देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो पुरुषों में क्या होती है, इनकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति ml, यानी 1 ml जैसे आपका एक ढक्कन हो गया दोस्तों, तो वहां पर कितनी संख्या में होती है लाल रुधिर कणिकाएं, 50 से 55 लाख। और महिलाओं में इनकी संख्या क्या होती है, 40 से 45 लाख होती है। जीवन काल कितना होगा इनका, 120 दिन का होगा। और देख लेते हैं इनमें जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग क्या होगा, लाल होगा। अब इनका कार्य समझ लेते हैं दोस्तों, कार्य इनका समझ लेते हैं। एक बात और बात कर ले, इनका जन्म कहाँ होता है, RBC का जन्म कहाँ होता है, तो इनका जन्म होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो भी कहते हो। क्या कहते हो, बोन मैरो। अमृत कहाँ इनकी होती है, प्लीहा में होती है। जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब देखो याद करने की इसकी ट्रिक क्या है, बार बार लड़के एग्जाम को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ये पूछा जाता है कि इनका RBC का जन्म कहाँ है, तो बताओगे क्या, अस्थि मज्जा में। आप देखो क्या करते हो कभी कभार, अस्थि मज्जा हाँ क्या होता है समझो। जैसे आप लोग क्या करते हो, जो लोग मांस खाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हड्डी देखो जहां पर होती है, जैसे हड्डी है दोस्तों, तो हड्डी का जो जोड़ होता है ना, हड्डी का जो जोड़ होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, अस्थि मज्जा।
तो जो लोग क्या करते हैं, मुर्गा उर्गा खाते हैं बढ़िया हड्डी, तो उसको क्या करते हैं, हाँ चूसते हैं, तो क्या आता है, जो हड्डी होती है उसको चूसते हैं, हड्डी को क्या कहते हैं, अस्थि। तो अस्थि को चूसते हैं तो उसको क्या आता है, मजा आता है। क्या आता है दोस्तों, मजा आता है ना। अस्थि को क्या करेंगे, चूसते हैं तो क्या आता है, मजा आता है। तो क्या मिल जाता है उनको, आरबीसी। क्या मिल जाता है, आरबीसी। तो क्यों अच्छा लगता है स्वाद, उनको क्या मिल जाता है, आरबीसी। तो जो जन्म स्थान है कहां पर, अस्थि मज्जा में, किसका, आरबीसी में। अब देखो इनकी मृत्यु कहां पर हो जाती है, प्लीहा, है ना, प्लीहा में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये लिखा है आपका प्लीहा, तो यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब प्लीहा कहाँ होता है दोस्तों, तो ये पेट जो है आपका ना, यहाँ बाएं साइड में, यहाँ पर होती है प्लीहा। प्लीहा के बारे में कुछ जानकारी दे दें आप लोगों को। तो प्लीहा जो है, प्लीहा, अब प्लीहा को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लड बैंक। यानी आपका जो ब्लड होगा कहां पर स्टोरेज होता है, प्लीहा के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि चलो वहां हृदय के अंदर होता है, तो हृदय के अंदर नहीं होता दोस्तों। हृदय के अंदर ब्लड का स्टोर नहीं होता। हृदय केवल क्या करता है, रक्त का पंप करता है ना। 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। 1 मिनट में 72 बार ये क्या होता है आपका, पंप करता है हृदय। यानी लगभग 5 लीटर ब्लड प्रति मिनट ये पंप करता है रक्त आपका। अब ये बताओ, अगर 5 लीटर रक्त आ जाए, ब्लड आ जाए किसके अंदर, हृदय के अंदर, तो हृदय फट नहीं जाएगा। तो कौन करेगा स्टोरेज, प्लीहा बताओगे। अब देखो यहाँ पर मृत्यु कहां पर हो जाती है, यहाँ पर आरबीसी की, तो कहां हो जाती है, प्लीहा में। अब प्लीहा कैसे याद करोगे, ट्रिक इसकी देखो। गांव घर में जो होते हैं ना शराबी, जिनके पति क्या होते हैं, शराबी, तो महिलाएं क्या करती हैं, पी लीहा। क्या कहते हैं, पी लीहा, है ना। देखो क्या कहते हैं इसको, अगर हम इस प्रकार से लिखें तो क्या कहेंगे, पी लीहा, है ना। पी लीहा को क्या कहें हम लोग, पी लीहा। तो वो क्या मनाने लगेंगी, रब, आर बी, है ना, रब से क्या करेंगी, रब से फरियाद करने लगेंगी, कब हमारी मौत आ जाए, कब मर जाऊं, है ना। रब से, आरबीसी, रब से लिखो, रब से। तो आ गया ना आरबीसी, क्या कहेंगे, कब मैं मर जाऊं, है ना। तो कहां पर आरबीसी मरती है, प्लीहा में। प्लीहा, फिर से देखो, पी लीहा, तो क्या करने लगेंगी औरतें, रब से फरियाद करेंगी, रब से। तो ये रब से लिखो तो आरबीसी, और क्या फरियाद करेंगी, मरने की। तो ये हो गया, कहां पर आरबीसी मर जाती है, जाके प्लीहा में। प्लीहा इनको क्या कर देता, आरबीसी को छान के अलग कर देता है। चलो दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको डब्ल्यूबीसी पर। तो डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं। तो इनका आकार क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है। यानी डब्ल्यूबीसी जो होती हैं इनका आकार निश्चित नहीं होता है। केंद्रक इसमें पाया जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। यानी केंद्रक इसमें पाया जाता है। एक बात और बता दे दोस्तों, जो आपकी आरबीसी है ना, सभी मनुष्यों में तो क्या है, अधिकतर जंतुओं में केंद्रक विहीन होती है। लेकिन आपका एक क्या होता है, अपवाद देखो, ऊंट, पूछ लेता है पेपर, ऊंट और ये क्या हो गई, लामा, इनके अंदर जो आपकी आरबीसी पाए जाएंगे उनके अंदर क्या होगा, केंद्रक होता है। किसके अंदर, ऊंट और लामा के अंतर्गत। कभी कभार पूछ लेता है कि आरबीसी का आकार ऊंचाई पर चढ़ने पर क्या होता है, तो ऊंचाई पर जाओगे दोस्तों तो इनका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। किनका, आरबीसी का आकार। ठीक है, चलो हम लोग आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी पर। तो इनका आकार क्या है दोस्तों, अनिश्चित है, केंद्रक पाया जाता है। इनका कार्य क्या है भाई, रोगों से रक्षा करना। रोगों से क्या करना, रक्षा करना। तो इनमें क्या क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है। अब देखो इनका जीवन काल, संख्या कितनी होती है, तो 6000 से लगभग 10,000 प्रति ml क्यूब होती है। यानी 1 ml इतना सा ना, 1 ml में इनकी संख्या कितनी होगी, 6 से 10,000 होगी। जन्म कहाँ होगा इनका, अस्थि मज्जा में होगा। अब इनको मारता कौन है, तो लाइसोसोम, है ना। इनके अंदर क्या पाया जाएगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम क्या कर देगा, हत्या कर देगा, किसकी, डब्ल्यूबीसी की। तो इसे क्या कहते हैं, किलर भी कहते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी का किलर किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, लाइसोसोम को। ये डब्ल्यूबीसी को क्या कर देता है,
रक्त के अंदर से इनको छान छान के क्या कर देता, मार मार के अलग कर देता है। इनका जीवन काल क्या होता है, तो बहुत कम, लगभग 3 से 4 दिन तक का। WBC जो है आपके कितने दिन तक जीवित रहते हैं, तो केवल 3 से 4 दिन तक ये जीवित रहते हैं। मरने के पश्चात इनको अलग कौन करेगा, तो बताओगे कौन अलग करेगा? लाइसोसोम। कभी कभार क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है ना, जैसे आपकी बीमारी हो गई क्या, HIV है ना, एड्स बीमारी हो गई, तो इसमें लाइसोसोम कम हो जाता है, यानी ये जो है आपका मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो HIV क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है बहुत तेजी से, है ना। यानी कहने का मतलब है WBC क्या हो जाएगी, कम पड़ जाती हैं, HIV रोग हो जाता है, इसलिए बहुत तेजी से बढ़ता है और इसका कोई उपचार नहीं हो पाता है। कभी कभार ये भी होता है कि RBC, ये WBC की संख्या बढ़ जाती है, संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, WBC की संख्या बढ़ जाती है, तो जिसे कौन सी बीमारी हो जाती है, ल्यूकेमिया। यहां पर लिख देते हैं हम ल्यूकेमिया, एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है, ल्यूकेमिया। अब इसमें होता क्या है, कोशिकाएं बढ़ जाएंगी, WBC बढ़ जाएंगी, तो जिसके कारण आपका क्या हो जाता है, घातक बीमारी, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है। अब देखो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, थ्रोम्बोसाइट के बारे में। इसके पहले फिर से देख लो, श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या है दोस्तों, इनका आकार अनिश्चित होता है। संख्या कितनी होती है, तो 6,000 से 10,000 होती है। इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है और इनका काम क्या है, रोगों से रक्षा करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट इनका नाम है, या इन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इनका आकार क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस के आकार का होता है। उत्तल लेंस जैसे इस प्रकार का बना होता है ना, उत्तल लेंस, तो ये है आपका उत्तल लेंस। इस प्रकार की क्या होती है ये, संरचना पाई जाती है प्लेट की। इनका काम क्या है, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनके अंदर प्लेटलेट्स के अंदर। और फिर क्या होता है, इनका काम क्या है, शक्ति प्रदान करना। शक्ति क्या करना, प्रदान करना, हमारे अंदर क्या करना, पावर जनरेट करना। अब जिनके अंदर प्लेट क्या होती है, डाउन हो जाती है, व्यक्ति तुरंत क्या होने लगता है, मूर्छित होने लगता है। संख्या कितनी होती है इनकी, तो बताओगे 2 से 5 लाख प्रति ml, 2 से 5 लाख प्रति ml में पाई जाती हैं। इनका काम क्या है बच्चों, तो रुधिर का स्कंदन का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। जैसे चोट लग जाती है कभी कभार, तो खून टपकने लगता है, तो कौन जिम्मेदार है इसको रोकने के लिए, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। अभी ये रुधिर कैसे जमता है इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले मेन बात कर लेते हैं। तो जीवन काल इनका कितना होता है, 7 दिन तक होता है। जीवन काल कितना होता है, 7 दिन तक होता है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों, तो जो है रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की हैं, तो बताओगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी, RBC, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और कौन, प्लेटलेट्स। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, अगर पेपर में पूछ ले सबसे ज्यादा रुधिर अणु की संख्या किसकी होती है, तो आप बताओगे RBC की। प्लाज्मा की नहीं बताओगे, क्योंकि पूछ रहा है कि रुधिर अणु की संख्या किसकी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, RBC की, है ना। आकार क्या है, गोल। इनके अंदर क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जन्म कहाँ होगा, तो बताओगे अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ पर होती है, प्लीहा में। तो इसीलिए दोस्तों क्या कहते हैं, प्लीहा को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो, अब प्लीहा को RBC का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं RBC को। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं, अब पुरुषों और महिलाओं में इनकी संख्या अलग अलग होगी। इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या करता है, यही ऑक्सीजन को ले जाता है कहाँ, शरीर के विभिन्न अंगों तक, और शरीर के विभिन्न अंगों से CO2 को लाता है कहाँ पर, फेफड़े में। तो इसलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। जीवन काल 120 दिन। WBC के बारे में देखो, आकार क्या है इनका, अनिश्चित है, केंद्रक पाया जाता है, और रोगों से क्या करती है, रक्षा करती हैं। ठीक है, ये इनमें कुछ लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं, मोनोसाइट पाए जाते हैं। जैसे क्या होता है, मेनली कुछ बीमारी में क्या होता है, जैसे कोरोना, है ना, कोरोना आपके अंदर इंटर कर रहा है,
या कोई वायरस आपके अंदर इंटर कर रहा है तो सबसे पहले, है ना, ये जो है एंटीबॉडी ये पहचानने का काम करता है। यानी क्या करता है, वॉचमैन का काम कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। ये तुरंत जाके किसको बताता है, लिम्फोसाइट को। किसको बताता है, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या होता है, तुरंत उठ कर क्या आता है, कोरोना जैसे और कोई भी वायरस आ रहा तो उसको तुरंत क्या कर देगा, मार देगा दोस्तों। फिर मोनोसाइट क्या कर देगा, अब इसकी जो डेड बॉडी है ना, लिम्फोसाइट ने जिसकी हत्या की है जिस वायरस की, उसको साफ कौन करेगा, तो मोनोसाइट साफ करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनका जीवन काल क्या है, 6 से 6000, हाँ जीवन काल 3 से 4 दिन। संख्या कितनी है, 6000 से 10,000 तक। जन्म कहाँ है, अस्थि मज्जा में। मारने का कौन काम करता है इनका, लाइसोसोम। ठीक है, WBC को। प्लेटलेट जो होती है आकार, उत्तल लेंस, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनका काम क्या है, हमारे अंदर शक्ति प्रदान करना। और दूसरा इनका काम क्या है, रुधिर का स्कंदन करना। और फिर इनका जीवन काल क्या है, 7 दिन तक होता है। तो देखो दोस्तों क्या होता है, कुछ प्रोटीन जो है आपके ये है ना, कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। तो जो आपके है प्रोटीन, ठीक है, ये है आपका प्रोटीन। और ये है, हाँ, प्रोटीन में कौन कौन से, फाइब्रोनोजेन, और ये क्या है, थ्रोम्बिन। अगर पेपर में पूछ ले कि कौन से प्रोटीन है जो रुधिर स्कंदन में सहायक है, तो क्या बताओगे, फाइब्रोनोजेन और क्या, थ्रोम्बिन। ये क्या करते हैं, रुधिर का स्कंदन करने में सहायक है, रुधिर को जमाने में, है ना, सहायक है। कौन, प्रोटीन, है ना, कौन कौन, फाइब्रोनोजेन और थ्रोम्बिन। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन कौन है, के, है ना, विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। और पूछ ले कौन सी धातु जो है रक्त की थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो बताओगे क्या कौन सी धातु है, कैल्शियम धातु, है ना। कौन सी धातु है ये, कैल्शियम धातु है। ठीक है, तो इन सभी के कारण आपका रुधिर स्कंदन होता है। अब ये सोचो ध्यान से, है ना, ध्यान से ये सोचो कि रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर बह रहा है, तो कौन कौन, ये फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, और आपका विटामिन के, और यहाँ पर ले आज धातु है आपकी कैल्शियम। और एक बात कर ले, जो थ्रोम्बोसाइट है आपकी, है ना, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये सभी क्या करते हैं दोस्त, है ना, क्या करते हैं ये, यदि आपको चोट लग गई, क्या लग गई, चोट लग गई, तो यही सब क्या करते हैं, रक्त को जमा देते हैं। क्या कर देते हैं, रक्त को जमा देते हैं। कैसे होता है, देखो, जो आपका थ्रोम्बोसाइट है ना दोस्तों, ये एकदम जाल की तरह बन जाता है। किस तरह बन जाता है, इस प्रकार की जाल की तरह संरचना बना देता है। और इनमें प्रोटीन ये सब आके क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं। तो ऊपर देखो, जहां पर घाव लग जाता है वहां पर एक पपड़ी पड़ जाती है, और जिसके कारण आपका रुधिर बंद हो जाता है ना, रुधिर बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन ये देखो, ये सभी रक्त के अंदर है, विटामिन के भी है ना, प्रोटीन भी है, और कैल्शियम धातु है, थ्रोम्बोसाइड है। तो क्या रक्त शरीर के अंदर नहीं जम सकता, है ना, सोचो ध्यान से, क्या रक्त जो है शरीर के अंदर नहीं जम सकता। अगर ब्लड जो है शरीर के अंदर जम जाता है तो क्या हो जाएगी, हाँ, खून का प्रवाह, रक्त प्रवाह रुक जाएगा, और व्यक्ति को क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ये सोचो कि शरीर के अंदर कौन रोकता है, शरीर के अंदर ब्लड को रोकना, हाँ, जमने से कौन रोकता है, तो क्या बताओगे, हिपैरिन। यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, हिपैरिन, हिपैरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिपैरिन। हिपैरिन ये क्या कर देती है, रक्त को जमने से रोकती है, रक्त को जमने से रोकती है। कौन, हिपैरिन। ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है हिपैरिन प्रोटीन, इसलिए आपका रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। अब ये बात सोचो कि हिपैरिन जो है ना, जैसे खून बाहर निकलने लगता है शरीर के तो रक्त का स्कंदन हो जाता है, हिपैरिन क्यों नहीं रोक पाती है दोस्तों। तो ये जो हिपैरिन है आपकी, ये वायु के संपर्क में जैसे आती है, वायु के संपर्क में जैसे ही आती है, ये क्या हो जाती है, तुरंत खत्म हो जाती है। इसका कार्य क्या हो जाएगा, हिपैरिन का तुरंत
खत्म हो जाएगी, यानी निष्क्रिय हो जाती है। हिपैरिन जैसे ही वायु के संपर्क में आएगी क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए क्या होता है, बाहर ये सब मिलकर रक्त का जमाव कर देते हैं। इसके बाद सुनो क्या होता है, कभी कभार जब डॉक्टर लोग होते हैं ना जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें देखो तुरंत ऐसे करके, है ना, तुरंत ऊपर ऐसे करके चेक करते रहते हैं ना कि थोड़ी दवा भी निकाल देते हैं और हवा भी निकाल देते हैं पूरी। क्यों, अगर शरीर के अंदर क्या पहुंच गई, हवा पहुंच गई, कौन पहुंच गई, हवा, वायु अगर शरीर के अंदर पहुंच गई तो कौन क्रियाशील हो जाएगा, कौन खत्म हो जाएगा, आपका हिपैरिन प्रोटीन, है ना। अगर वायु शरीर के अंदर चली गई तो हिपैरिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, रक्त आपका शरीर के अंदर जमा हो जाएगा, है ना, जिसके कारण प्रवाह रुक जाएगा। कभी कभार देखो कुछ डॉक्टर लोग क्या होते हैं, इंजेक्शन जाके लगा देते हैं तो फिर रोगी कहता है अरे बाप रे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, रुधिर का स्कंदन हो जाता है, कुछ इस प्रकार की गांठें पड़ जाती हैं। कौन बना देता है, हिपैरिन प्रोटीन रक्त को, है ना, वहां पर काम नहीं कर पाता है, ये मर जाता है, तो ये सभी मिलकर वहां पर रक्त का स्कंदन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है, अगर कुछ और बातें देख ले हम लोग, यदि आपकी आरबीसी कम हो गई, आरबीसी कम हो गई तो कौन सी बीमारी हो सकती है, पीलिया, है ना। देख लेते हैं, आरबीसी कम हो गई, है ना, आरबीसी अगर आपकी कम हो गई तो कौन सी बीमारी होगी, यहां पर कुछ बातें बता देते हैं। एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया, एनीमिया, है ना। और कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी कम हो गई तो एनीमिया, एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। दोस्तों इसमें वास्तव में होता क्या, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी एनीमिया में क्या हो जाता, आयरन भी कम हो जाता, Fe भी कम हो जाता और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। अब पुरुषों के अंदर देखो हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आयरन ज्यादा है, इसलिए पुरुष क्या कहते हैं कि देखो आयरन बॉडी है हमारी। महिलाओं के अंदर क्या होता है, हाँ हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन कम है, तो उनकी शरीर देखो क्या होती है ना, पुरुषों की अपेक्षा कम सख्त होती है। और कौन सा रोग होता है दोस्तों, पीलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, हाँ पीलिया, किसकी कमी से, आरबीसी की कमी से। इसे क्या कहते हैं, जॉन्डिस भी कहते हैं, है ना। पीलिया जो होती है किसके कारण होती है, आरबीसी की कमी के कारण होती है। एनीमिया भी आरबीसी की कमी के कारण होती है। और ल्यूकोसाइट जो बीमारी है, इसमें देखो ब्लड कैंसर हो जाता है जब WBC बढ़ जाता है। थ्रोम्बोसाइट की कमी से क्या होता है रोग, तो विभिन्न प्रकार के आपके अंदर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और रुधिर का स्कंदन भी क्या होता है, डाउन हो जाता है। प्लेट कम हो गई तो आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, यानी आपके अंदर क्या हो जाएगी, पावर भी कम हो जाएगी, व्यक्ति एकदम क्या होता है, सुस्त रहता है। तो यह है दोस्तों हाँ आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि रक्त क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या हैं, है ना, किन किन चीजों से मिलकर बना है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।